उसके बाद इस्लाह ज़ुबान, उसके बाद इस्लाह ज़ुबान। तो ये बिल्कुल तरतीब याद रखिएगा, क्योंकि ये तरतीब पूछा जाता है, ये तरतीब हमसे और आपसे पूछा जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इहाम गोई का मूजिद किसे माना गया था? थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। आबरू। इहाम गोई का मूजिद कल वली आबरू। अच्छा, इस्लाह ज़ुबान में तहरीक किसने चलाई थी? इस्लाह ज़ुबान में तहरीक किसने चलाई थी? आबरू मुजिद कैसे हुए? आबरू तो मजहर। मजहर जाने जाना, और वली, नहीं, इहाम गोई का इहाम मुजिद आबरू कैसे हो सकता? वली भी तो नहीं हो सकते हैं। वली के कलाम से ही तो शुरू हुआ था, इहाम गोई की इब्तिदा हुई थी। कहा क्या गया, कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कौन मुजीद हैं, किनके बारे में कहा गया कि मैं मुजीद हूँ? मजमून किसने? शेख शरफुद्दीन मजमून ने कहा था अपने कलाम में कि मैं मुजीद हूँ इस बात के। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। शेख शरफुद्दीन मजहर, मजहर की बात बाद में आएगी। कहाँ गया मीर बाकर हजी? सवाल मैंने क्या पूछा आपसे कि, अरे कहाँ गया, इस्लाह ज़ुबान है ना, इससे पहले वाला में देखिए। यहाँ कोई मुफीद मुजिर नहीं, इससे पहले यहाँ शाकिर नाजी। 39 पर, यहाँ इसी में होगा मजमून। देखिए यहाँ हमें इस बात से मुत्तफिक होना पड़ेगा कि मजमून ही उर्दू में इहाम गोई के बानी है। अब्दुल रब देखा आपने? स्क्रीन नहीं शो हो रहा। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन शो होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना बंद। इहाम गोई में मजमून, मजमून को इत्तफाक किया गया है कि मजमून ही के ज़रिए इहाम गोई का आगाज़ हुआ है। देखिए स्क्रीन में मैंने निशान लगाया, यहाँ देखिए, दिखाई दिया? कमेंट कीजिए, आप बोलना नहीं है। मजमून, तो ये याद, कलाम से जब सवाल बनेगा तो बात दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं दबिस्तान की तरफ। तो सबसे पहले दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद उसके मुतजाद कहिए या मुखालिफ में कहिए या उसके बाद कहिए लखनऊ का जिक्र आएगा। तो दोनों के कुछ कुछ सिफात हैं, दोनों को देख लेंगे हम लोग। सफ़ा नंबर कितना था अभी? अरे यही होगा मुझे लगता है, ये सफ़ा नंबर कितना था याद भुला गया। देखिए 92। अच्छा ठीक है, 92। दबिस्तान दिल्ली के शेर व अदब पर असरात। ये उससे पहले भी कुछ था क्या? ये था ना, ये असल है। शेर व अदब पर असरात तो हम पढ़ेंगे बाद में। ये है, ये छूट गया था। आ जाए जल्दी भाई। ये है, देख रहे हैं, यहाँ इनके खुसूसियात मिलेंगे ना, ये हमको पढ़ना पड़ेगा ना, ये हमें पढ़ना ज़रूरी होगा, और ये पैराग्राफ भी पढ़ना ज़रूरी है। ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो यहाँ से हमारा काम निकल जाएगा। चलिए अब दबिस्तान दिल्ली के पस मंज़र, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि दबिस्तान दिल्ली या दहलवियत एक तर्ज शायरी है। हो सकता सीधे सीधे यही पूछ लिया जाए कि किस दबिस्तान को तर्ज शायरी का नाम दिया गया है, बताइए। दबिस्तान दिल्ली को तर्ज शायरी का नाम दिया गया है। अच्छा अब देखिए यहाँ खुसूसियात में है तसव्वुफ़, दाखिलियत और सादगी। ये तीनों खुसूसियात किसके हैं? दबिस्तान दिल्ली के हैं। दबिस्तान दिल्ली से सिर्फ उन शुअरा की शायरी मुराद नहीं जो दिल्ली में ही रहे, बल्कि वह शुअरा भी मुराद लिए जाते हैं जो दिल्ली में अगरचे नहीं रहे
मगर उनके यहाँ दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात पाई जाती हैं। यही बात हर जगह पेश आएगी। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता कौन थे, यानी उसकी फ़िक्र से जो वाबस्ता रहे, क्या कहा जाएगा कि उससे मुतासिर हैं। तो इस तरह दबिस्तान दिल्ली, यानी दबिस्तान दिल्ली की जो फ़िक्रें हैं और उसकी जो बुनियादी खुसूसियात है उस पर जो खरा उतरेगा उसको कहा जाएगा कि दबिस्तान दिल्ली का शायर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि दबिस्तान दिल्ली को समझने के लिए उस आहद के सियासी, समाजी व तहजीबी मंजरनामा पर नज़र रखना ज़रूरी है। दबिस्तान दिल्ली के दो अहम अदवार यानी 18वीं और 19वीं सदी, ठीक है, ये अहम है। 18वीं सदी के इब्तदा 1707 में शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। बादशाहत हासिल करने की गरज से अपने भाइयों या करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करना उस वक्त का रवाज बन गया था। देख लीजिए, वो कहता ना, इंसान को ख़रीदता है इंसान, दुनिया बाजार बन गई है, इस तरह का शेर है फिराक गोरखपुरी का, यही मामला था। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, ये सब बुनियादी बात बता रहे हैं, चूँकि आपको उतना ही जानना है जितना मैं बता रहा हूँ। ये बताया दबिस्तान दिल्ली का दूसरा नाम तर्ज शायरी, तसव्वुफ़, दाखिलियत और सादगी, ये 3 चीज़ आपको याद रख लेनी है। थोड़ा सा बस ये आपको बता दिया, अब पूरे ये अब तारीख़ी चीज़ को अंदर हमें जाने की उतना ज़रूरत नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे हम आ जाएंगे इधर। अब यहाँ एक शेर है, देखिए, जिसको आपको देखना ज़रूरी है। मीर की देहली इस सूरत हाल की अक्कासी करते हुए लिखा है, मीर ने क्या लिखा है, दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज का। या कई जगह ये शेर इस तरह भी है, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज पर। ठीक है, ये हालात है। सौदा ने भी अपने शहर आशोब और हजविया कसायद में दिल्ली की बदहाली की सूरत हाल बयान की है। ठीक है, ऐसे नागुफ्ता भी हालात में शायरी को जवाल नहीं बल्कि उरूज हासिल हुआ। इंसान जब गमज़दा होता है ना तो गुनगुनाता है, अपने दिल पर गुजरे हुए हालात को लिखता है, या उसका कोई महबूब होता है या महबूबा होती है, उससे अपनी बात को, अपने दिल की बात को बयान करता है, दुख सुख बात करता है। तो उस ज़माने में जो लोग थे वह शायरी से शगफ़ रखते थे, तो उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया। तो हालात से वो दबे नहीं बल्कि हालात को ही कलमबंद करना शुरू कर दिया। शुआरा ने उस दौर के अबतर हालात से चश्मपोशी नहीं की बल्कि इन हालात को अपनी शायरी में खुलकर लिखा, जो उस वक्त के हालात व वाक़यात की ऐनादार है। हम लोग कहते हैं, अभी हम इस सेमिनार में थे, अब क्लास नहीं लेना रहता तो मैं रहता उस सेमिनार में, बात आई थी कि उर्दू शायरी, हुकूमत, गैर हुकूमत। अब देखिए, जब जहाँ से हमारी उर्दू शायरी को परवान मिला और जहाँ से उर्दू शायरी उरूज पर पहुँची, तो क्या उसके हालात कैसे थे? वहाँ तो कत्लो गारत गरी बिल्कुल आम था, और जो है कि लूटना, दबोचना, जुल्म ढाना बिल्कुल उरूज पर था। लेकिन उर्दू शायरी फलती फूलती चली गई। आज हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम इसके शिकार हैं। दबिस्तान दिल्ली, अब देखिए यहाँ दबिस्तान दिल्ली नूरुल हसन हाशमी की किताब भी है। वो क्या कहते हैं, देखिए, दहलवियत नाम है एक नुक्ता नज़र, एक उफ्ताद ज़हनी, एक मिजाज शेरी का, जिसे समझने के लिए लखनवियत से कदम कदम मुकाबला करना होगा। ये तारीफ़ किसने की है? नूरुल हसन हाशमी ने, जिनकी एक किताब है इसी दबिस्तान दिल्ली पर। दबिस्तान दिल्ली को समझने के लिए लखनवियत दबिस्तान दिल्ली लखनऊ को समझना भी ज़रूरी। क्यों? इसलिए कि ये दोनों बातें एक दूसरे की मज़ीद हैं, क्योंकि दोनों दबिस्तानों में तफरीक की बड़ी वजह सियासी, समाजी और मुआशी हालात थे। दिल्ली में सियासी, समाजी, मुआशी हालात बहुत अबतर थे, यानी बहुत ख़राब थे, तो उसका असर उनके शुआरा पर पड़ा। दिल्ली के बरखिलाफ़ लखनऊ में खुशहाली थी, जिसका असर वहाँ की शायरी पर भी पड़ा। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी खुशहाली की ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी को बसर कर रहा है और एक आदमी जो है कि बदहाली की ज़िंदगी में अपनी बसर कर रहा है, दोनों में फ़र्क होगा ना। लखनऊ में हंसी व कहकहे, दिमाग की मुशगाफियाँ और जोम मिलता है, तो दिल्ली में नाला व फरियाद, गमो अंदोह और कल्ब की वारदातें। ये आपको याद रखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें देखिए। लखनऊ, ये कह के लखनऊ वाला है, ये लखनऊ का है,
यहाँ से दिल की मुशगाफियाँ और जोम मिलता है। लखनऊ और दिल्ली में नाला व फरियाद, गम व अंदोह और कल्ब की वारदातें। जाहिर सी बात है हालात सही नहीं थे। गोया लखनऊ तरबिया का रुख पेश करता है तो दिल्ली अलमिया का। याद रखिएगा जो जो मैं निशान लगा रहा हूँ। लखनऊ तरबिया को पेश करता है और दिल्ली अलमिया को पेश करता है। ठीक है। दबिस्तान दिल्ली के शुआरा के यहाँ तसव्वुफ़ की तालीमात पाई जाती है। तसव्वुफ़ का वाहिद मकसद खुदा तक रसाई है, जिसमें शायर का अहम मकसद यही होता है कि उसके रूह की बेकरारी और क़ल्बी तकलीफ़ों से उसका माशूक वाकिफ़ हो जाए। दबिस्तान दिल्ली का शायर इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए इश्क मजाजी का ज़रिया बनाता है। क्या बोले? दबिस्तान दिल्ली का शायर इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए इश्क मजाजी को ज़रिया बनाता है। दबिस्तान दिल्ली में सूफियाना अंदाज में शायर का माशूक मुराद होता है। सूफियाना अंदाज में शायर का माशूक मुराद होता है। दबिस्तान लखनऊ में माशूक औरत है। कितना फ़र्क हुआ? कह रहे हैं दबिस्तान दिल्ली में सूफियाना अंदाज में शायर का माशूक मर्द होता है। शायर का माशूक देखिए मर्द होता है, लखनऊ में माशूक औरत। खूब याद रखिएगा, यही समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा। दिल्ली के शायर के यहाँ जहाँ तरफ पाई जाती है उसके बरक्स लखनऊ की शायरी में फरात व इम्बिसात। दिल्ली में तरफ, लखनऊ में फरात व इम्बिसात। अलबत्ता लखनवीयत का हुस्न न हुस्न रहता है न इश्क इश्क रहता है, बल्कि हवस परस्ती ज़ाहिरी तारीफ़ व तौसीफ़ बनकर रह जाती है। जहाँ शायर औरत के जेवर, सरापा, लिबास, चाल ढाल और अदाओं को अपनी शायरी में पेश करता है, बल्कि कभी कभी वह औरतों की ज़ुबान में इस्तेमाल करने लगता है। कहाँ की बात है? कहाँ का शायर औरतों की ज़ुबान इस्तेमाल करता है? लखनऊ। 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 ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि दबिस्तान दिल्ली में क्या होता है, दबिस्तान लखनऊ में क्या होता है। आज ये कुछ शेर देख लेते हैं, अशार देख लेते हैं, फिर हो जाएगा ये। दबिस्तान दिल्ली में इश्क हकीकी है, इसका माशूक हकीकी होता है। दर्द, सौदा, मीर, मुसाफिर, कायम, ज़फ़र, गालिब, शेफ्ता, नासिख, ये सब के यहाँ इश्क हकीकी मिलता है। यानी ये सब का ताल्लुक कहाँ से? दबिस्तान, बोलिए, हैं, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली से इन सब का ताल्लुक है। ठीक है। दर्द का शेर पढ़िए। दर्द का शेर क्या है? कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। आ रहा हूँ बाबू, अभी बाद में फोन करता हूँ। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। इश्क हकीकी। अब यहाँ खुदा को मुराद लेंगे तो खुदा का जो पयाम है वो सिर्फ दिल ही कबूल कर सकता है ना, इंसान के बस की बात है क्या? नहीं है। कह रहा कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, ये इश्क मजाजी थोड़ी है। इंसान से कोई इश्क नहीं ना है कि कोई खत लेकर पहुंचा दिया, वो बता दिया कि तुम्हें याद कर रही है या तुम्हें याद करके बहुत रो रहा है, ऐसा नहीं है। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। दूसरा शेर सौदा के देखिए। हाय पहुंचा कायम का असल ना, कहाँ कायम लिखा है यहाँ? अच्छा कायम, कायम चांदपुरी है ना, किसी को बताइए। इसी फहरिस्त में कल जो हमने पढ़ाया था ना उसी में मिल जाएगा। कायम की पैदाइश वफात और कायम का असल नाम। कायम चांदपुरी ही है। क़यामुद्दीन। क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी है ना, यही है। चलिए। हाय पहुंचा न गया कैद खुदी से उस तक, अपने ही दाम से छटना छुटना, छटना नहीं बल्कि छुटना मेरा दुश्वार हुआ। अपने ही दाम, दाम मतलब अपने ही जाल, जाल के माना में है, अपने ही कैद से छुटना मेरा दुश्वार हुआ। सौदा का शेर याद रखिएगा, अशार हो सकता है पूछ ले कि ये शेर किस दबिस्तान का जो है कि क्या बोलते हैं उसको, किस दबिस्तान की कार फरमाई अंजाम दे रहा है या किस दबिस्तान का हवाला है। सौदा का। फिर न शैतान सुजूद आदम से,
शायद इस पर्दे में खुदा हुए। ये तीनों शेर कम से कम आप याद रख लीजिएगा ताकि आपके पास हवाले के तौर पर हो जाए। अब आगे आ जाइए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। दबिस्तान दिल्ली, ये जो अभी पैराग्राफ आपको पढ़ाया है 5-6 लाइन, ये बहुत अहम है। अब बहुत आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम आपको चल जाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसको मत भूलिएगा कि इसमें माशूक औरत होती है और किसमें मर्द होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा जो पढ़ाया है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ और। कह रहे हैं कि दबिस्तान दिल्ली के शुअरा के यहाँ इश्क हकीकी और तसव्वुफ़ अपने तमाम असरात व कैफियत के साथ घुल मिल गई है जो सभी की शायरी में पाई जाती है। अलबत्ता मीर के यहाँ तसव्वुफ़ जो गहरी मानवियत लिए हुए है दूसरे शुअरा जैसे मीर हसन, मुसाफ़ी, जुरात वगैरह के यहाँ कम है, और ज़ौक़, ज़फ़र और मोमिन के यहाँ मज़ीद कम हो जाती है। अलबत्ता दाखिलियत दबिस्तान दिल्ली के तमाम शुअरा के यहाँ मौजूद है क्योंकि इश्क हकीकी दिल्ली की तमद्दुन में सरायत। अब एक चीज़ आपको याद रख, इश्क हकीकी तो आप याद हो गया, ये देख लीजिए दाखिलियत किस दबिस्तान की हकीकत है या किस दबिस्तान की सिफत में है? दबिस्तान दिल्ली, दिल्ली दाखिलियत, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारा चीज़ है उसके बारे में वो बताएंगे। चलिए आप में से कोई एक आदमी रीडिंग कीजिए, जल्दी से शुरू कीजिए, कोई भी शुरू होइए यहाँ से। दरअसल जब दिल्ली तबाही व बर्बादी की सूरत हाल से दो चार रही थी, उस वक्त अफगान की तरह दिल्ली के शोरा भी पुरअमन जगह की तलाश में थे। उस वक्त लखनऊ सबसे ज्यादा पुरअमन मकाम था, इसलिए दिल्ली के कई शोरा आरजू फुगा, मुस्तफा, मीर हसन, सौदा वगैरह ने लखनऊ का सफर किया और वहीं के होकर रह गए। उन्हीं शोरा की बदौलत लखनऊ में शेर व शायरी का ऐसा माहौल बना के वहाँ के लोगों में भी शेरी मजाक पैदा हो गया। दिल्ली से आया शोरा लखनऊ की तहजीब आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तमद्दुन रुक जाइए। आप लोगों को आवाज़ साफ मिल रही है? कमेंट कीजिए, बोलिएगा नहीं। नहीं, चलिए कोई और पढ़िए, मुझे बिल्कुल भी गड़बड़ा रहा था, फिर रिकॉर्ड में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कोई पढ़िए फौरन। जी सर। हाँ पढ़िए। दरअसल दरअसल जब दिल्ली तबाही व बर्बादी की सूरत हाल से दो चार हो रही थी, उस वक्त दीगर अफराद की तरह दिल्ली के शोरा भी पर अमन जगह की तलाश में थे। उस वक्त पुरअमन जगह की तलाश में थे। उस वक्त लखनऊ सबसे ज्यादा पुरअमन मकाम था, इसलिए दिल्ली के कई शोरा आरजू, फगा, मुसहफी, मीर हसन, सौदा वगैरह ने लखनऊ का सफर किया और वहीं के होकर रह गए। उन्हीं शोरा की बदौलत लखनऊ में इन्हीं शोरा की बदौलत लखनऊ में शेर व शायरी का ऐसा माहौल बना कि वहाँ के लोगों में भी शेरी मजाक पैदा हो गया। दिल्ली से आए शोरा लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन और खुशहाली से मुतासिर हुए और उनकी शायरी में दिल्ली के शेरी अंदाज से हटकर नया शेरी अंदाज पैदा हुआ। लखनऊ के शोरा ने इस नए शेरी अंदाज को मजीद फरोग दिया और दिल्ली शायरी से इम्तियाजात के पेश नजर अपना एक नया तर्ज ही बना डाला जो दबिस्तान लखनऊ कहलाया। इसलिए इन शोरा की शायरी व खारजियत माने की बजाय लफ्जियात पर तवज्जो दी जाने लगी। महबूब का सरापा खुले तवज्जो दी जाने लगी। महबूब का सरापा खुले लफ्जों में पेश किया जाने लगा। मुश्किल से मुश्किल तर अल्फाज का इस्तेमाल करना शायरी की अजमत शुमार किया जाने लगा। इस तरह मुश्किल कोई खारजियत, रंगीनी, काफिया, पैमानी और वह दबिस्तान लखनऊ की शनाख्त बन गई। बरअक्स दिल्ली के शायरी के जहां सादगी, सलामत आह, रूहानियत, तसव्वुफ, शगुफ्तगी पाई जाती थी। रुक जाइए, ये 2 लाइन बहुत अहम है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़कर भी कुछ नहीं होने वाला है, बस इसमें से यही पूछ लेगा कि किस दबिस्तान में आह,
और किस में वाह पाई जाती है? वाह वाह खुशी में किया जाता है, दिल्ली में वाह, आ, बहुत खूब। लखनऊ में वाह। और जब मुसीबत पड़ती है तो आ, हाय आ, मुसीबत में आ, और वाह कब होती है? खुशी में। जब किसी पर मुसीबत पड़ती है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, आ, दिल की आह निकलती है ना? यही है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, दबिस्तान दिल्ली खुसूसियत पढ़ लिया, अब अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये शेर अगर कोई आप में से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बस तीनों शेर को याद रखना। कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़िए। याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादा फिर वह जी से भुलाया न जाएगा। मीर का शेर है ये। मुसाफिर देख लीजिए। जो मिला उसने बेवफाई की, कुछ अजब रंग है ज़माने का। ठीक है, सब दिल्ली के हालात हैं। तेरा जो सितम है उसकी तू जान, अपनी थी सो खूब कर गए हम। तेरा जो सितम है तू उसकी तो जान, है ना, अपनी थी सो खूब कर गए हम। तो अशार याद रख लीजिए, कम से कम सौदा का शेर था। ठीक है, यहाँ दो तीन शेर और है, इसको भी पढ़ लीजिए। आप लोगों को कोई पढ़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, हालांकि काम तो मेरा पढ़ाना है, समझा रहे हैं तब लोग समझ नहीं रहे हैं। पढ़िए। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द गम कितने किए तो दीवान किया। मीर का। और जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथ में चले। दर्द का शेर। और क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला पागल नहीं हूँ मैं। गालिब का शेर। आगे पढ़िए, दो शेर और है। हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो शेर करूँ कोह तूर का। ये सौदा का शेर है। और नजर मेरे दिल की परी दर्द किस पर, नजर मेरे दिल की परी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। ये भी दर्द का शेर है। इसमें लफ्ज लिखा है मुदाम, मीम पर पेश, लेकिन जहां से ये मसदर है ना, उसको मदाम होना चाहिए, दाम या दूमू मदामन, लेकिन लफ्ज लिखा सर है ये मुदाम। देख क्या? नजर होगा या नजरे होगा? नजर मेरे, वरना टूट जाएगा ना ये। यहाँ नजर होगा, नजर नहीं होता है, नजर ही होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे नस्र होता है, नजर लग गई है, लेकिन यह नजर मेरे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा टूट जाएगा शेरी वजन। आगे आ जाइए। पास से नामूस इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। ये भी मीर का है। ये इधर बहुत सारे अशार हैं। ठीक है, अब ये अशार तो आप पढ़ चुके हैं। मीर कौन, ये सब गज़ल में पढ़ चुके हैं। मीर गालिब, सौदा पढ़ चुके हैं। ये आप देखते रहिए। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा लखनऊ। देखिए, जो औसाफ वहाँ जो पैराग्राफ में थे दिल्ली के, उसके बरक्स लखनऊ के हैं। ठीक है, तो जहाँ दाखिलियत लखनऊ में शुमार होगा तो खारजियत कहाँ शुमार होगा? मैंने उल्टा कर दिया। लखनऊ में हाँ, खारजियत लखनऊ में और दाखिलियत दिल्ली में। और ये जो किताबें, इसको भी याद रख लीजिए। इसमें तीन किताबें यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। नंबर 1, दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूर हसन हाशमी, ये किताब यूजीसी में आ चुका है, सवाल में बन चुका है। दिल्ली में उर्दू, ये में गलत हो गया है, दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी व फिक्री पस मंज़र, मोहम्मद हसन, ये किताब भी पूछी जा चुकी है। अबुल सिद्दीकी किताब है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, ये किताब भी पूछी जा चुकी है। तो ये तीनों प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब ये दो किताब और इसको याद रख लीजिएगा कि मीर तकी मीर मोनोग्राफ मुजफ्फर हनफी। अब ये याद रख लीजिए, थोड़ा आसान है, कि जमील जालबी की तारीख अदब उर्दू कितने जिल्द में है? 4 जिल्द में है ना, 5 जिल्द में? बोलिए। सर मोनोग्राफ से क्या? मोनोग्राफ मतलब होता है उनके हयात ज़िंदगी।
तो ये जो है जमील जालबी की चौथी 4 जिल्दें हैं, ठीक है। तो अभी इसमें पूछ लेगा उसमें से किस जिल्द में दिल्ली के बारे में बात की गई है, दबिस्तान दिल्ली, दूसरी जिल्द में, याद रखिएगा। अब देखिए इसी को बहुत अगर इस पर आपको काम करना है तो इसको पढ़िए पूरा अच्छे से। तो हमने लखनऊ के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, अगर मिल जाए लखनऊ का थोड़ा सा लखनऊ को देख लेंगे, वरना जितना लखनऊ का पढ़ा है अभी और दिल्ली का उतना काफ़ी होगा इम्तिहान के लिए। आइए देखते हैं अलग से कुछ है तो देख लेंगे। अच्छा ये बताइए, दबिस्तान लखनऊ का माशूक कौन होता है, मर्द होता है या औरत? औरत। 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 तो आप लोग किस में, दबिस्तान दिल्ली में या लखनऊ में? लखनऊ में। दिल्ली। लखनऊ में, दिल्ली में है। ये लखनऊ। जवाब दिल्ली, दिल्ली लखनऊ में है, जो दिल्ली में है लखनऊ में, सही जवाब दिया लखनऊ वालों ने। चलिए हकीकत तो यही है। दबिस्तान लखनऊ का तारुफ, इसमें का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि बात वही आएगी जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। मंजर क्या ही देखेंगे, यहाँ बादशाह वगैरह रहते थे, यहाँ खुसूसियत थोड़ा देख लीजिए। चलिए पढ़िए आप में से कोई जल्दी से, फट से पढ़िए जी, दबिस्तान पढ़िए। लखनऊ की खुसूसियात। बेशतर नक़ादों ने दबिस्तान लखनऊ की शायरी का जिक्र करते हुए लिखा है कि लखनऊ में दिल्ली के मुकाबले में खारजियत का उन्सुर नुमायां है। वारदात क़ल्बी और जज़्बात व एहसासात की तर्जुमानी और बयान के बजाय शोराए लखनऊ का ज़्यादा ज़ोर महबूब के लवाज़िम ज़ाहरी और मुताल्लिकात ख़ारजी के बयान पर है। दबिस्तान लखनऊ की सबसे नुमायां खुसूसियत ये है कि यहाँ की शायरी में निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। निशात नहीं, लखनऊ की शायरी में नशात, नशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। लखनऊ की शायरी में औरत के हुस्न का जिक्र भरपूर मिलता है। उसके लिबास, ज़ेवर, जिस्मानी वज़ा, क़ता और खद्दो-खाल का जिक्र जा बजा नज़र आता है। लखनवी शायरी में तसव्वुफ़ के मज़ामीन ना होने के बराबर है। यहाँ के रख रंगीन लीजिए। माहौल में कहाँ नहीं मिलता है तसव्वुफ़ का मज़ामीन? तो लखनऊ में तसव्वुफ़ की बात नहीं होती है, वहाँ इश्क व शबाब की बात होती है। चलिए, यहाँ के रंगीन माहौल में ना सूफियों का जिक्र था और ना ही सब्र व क़नाअत की तालीम का उन्सुर मौजूद है। ज़बान के मामले में लखनऊ वालों ने अहले दिल्ली से अपना अलग रास्ता बनाया। शोराए लखनऊ ने जज़्बात से ज़्यादा अल्फाज़ की नोक पलक संवारने पर तवज्जो मबज़ूल की और ज़बान से लताफ़त व इन्फ़रादियत पैदा करने पर ज़ोर दिया। रुक जाइए आप, इससे ये दबिस्तान सवाल, रुक जाइए, ये सवाल आया हुआ है कि ज़ुबान की नोको पलक संवारने पर किस दबिस्तान ने ज़्यादा तवज्जो दी। चूँकि यहाँ थोड़ा हिचकिचाहट पैदा होगी, इसलिए कि हम देखेंगे मीर, गालिब, सौदा, ज़ौक़, ये सब तो दिल्ली में थे, बड़े बड़े शायर थे, तो इनकी ज़ुबान अच्छी है और पूरी दुनिया मानती है कि मीर तो खुदा सुखन है और गालिब तो गालिब हैं, सौदा तो जो है ख़ाक़ानी हिंद हैं, तो इसका मतलब दिल्ली जवाब होना चाहिए। लेकिन कहा क्या गया, नहीं, ज़ुबान के नुक्को पलक संवारने में ज़्यादा मबजूल यानी तवज्जो को ज़्यादा लगाया, लताफ़त व इनफरादियत पर जोर दिया, किसने? दबिस्तान लखनऊ ने। चलिए आगे। इससे दबिस्तान लखनऊ की ज़बान ज़्यादा दिल आवेज़ हो गई। जिस तरह दिल्ली की तबाही और गारतगिरी ने दहलवी शोरा के यहाँ दुनिया की बेसबाती, कुनूतियत, यास व नाउम्मीदी जैसे अनासिर पैदा किए थे, उसके बरअक्स लखनऊ का नशातिया माहौल शोरा व उदबा के बहरे तौर उदबा नहीं, साज़गार उदाबा, अदीब जमा उदाबा, उदबा के बहरे तौर साज़गार साबित हुआ। दबिस्तान लखनऊ की तहज़ीब व माशरत दबिस्तान दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। जब से उर्दू ज़बान परवान चढ़ी, दिल्ली हर दौर में हर तरह की मुसीबत से दो-चार रही। यही वजह रही है कि जाफ़र ज़टली से लेकर गालिब और दाग तक तमाम मुमताज़ शोराए दिल्ली ने दिल्ली का मरसिया लिखा। शोराए दिल्ली के शहर आशोब इसी माहौल की अक्कासी करते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र के नाले और आह व फ़ुग़ा उसके गवाह है। बादशाह और उमरा व शरफ़ा से लेकर फ़क़ीर शुराफा, तक शरफा नहीं, शुराफा, शुरफ़ा से लेकर फ़क़ीर तक हर
शख्स माशी तंगदस्ती का शिकार था। इन नागुफ्ता हालात में इन तबीयत में सोजो नागुफ्ता गदास बिही, और इत्मीनान से रुकिए, इन इन नागुफ्ता नागुफ्ता बिही बिही हालात में। हालात में तबीयत और सोजो गदास और हसरत व नाउम्मीदी का पैदा हो जाना यकीनी हो जाता है। इसके बरखिलाफ लखनऊ में आसाइश व आराम की तमाम सहूलियतें फराहम थी और ऐश व इशरत का बाजार गर्म था। इसलिए वहाँ के सलातीन से लेकर अवाम तक सरमस्ती व रंगीन मिजाजी का होना लाजिम था। शोरा व उदबा भी समाज का ही हिस्सा होते हैं और वह भला इससे कैसे बच सकते हैं। लिहाजा इस माहौल का अक्स उनके कलाम में भी नुमाया तौर पर दिखाई देता है। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में तबाही व बर्बादी की तो लखनऊ में तामीर व तरक्की के सारे रास्ते खुले थे। बस दिल्ली की शायरी बस बस, समझ में आया कि नहीं समझ में आई, बताइए आप लोग। सर कहीं पे दिल्ली लिखा और कहीं पे दिल्ली, दोनों में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है, कहीं पे दिल्ली कहीं पे दिल्ली, कोई फर्क नहीं है। ये समझ में आ गया कि दोनों के हालात कैसे थे। जब हालात जैसे होगा तो इंसान वैसे ही लिखेगा, उसी तरह मुतासिर होगा ना। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, फहाशी और निस्वानियत ने मिलकर रेख्ती की बाकायदा शक्ल इख्तियार कर ली। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं। ठीक है। अच्छा, मामला बंदी देख लीजिए। अब यहां से शुरू हो रहा है मामला बंदी। ठीक है। उसके बाद जो है कि इसी तरह ये शेर पढ़ लीजिए, दोनों शेर। अच्छा, जुरात देखिए, ये जुरात नाम से है ना, इन्हीं का जो सवाल आता है कि मोमिन से पहले किसने मामला बंदी में नाम कमाया, तो जुरात है। क्या जानिए कमबख्त ने क्या हम पर किया सहर, जो बात न थी मानने की मान गए हम। ठीक है। कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त, टाल कर कहने लगा दिने अभी रात के वक्त। ये है रियायत लफ्जी, ये भी दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत है। इसमें देखिए, ये शेर पढ़िए। कब्र के ऊपर लगाया नीम का उसने दरख्त, बाद मरने के मेरी तौकीर आधी रह गई। आधी मतलब इज्जत, तौकीर मतलब इज्जत। वस्ल की शब पलंग के ऊपर, मिस्ल चीते के वह मचलते हैं। ये काफिया पैमाई, ये भी दबिस्तान लखनऊ। लगी गुलेल से अबरू की, दिल की दाग की चोट, दिल की दाग को चोट, दिल के दाग को चोट, पर ऐसी ही के लगे टर से जैसे जाग को चोट। जाग मतलब काह को बोलते हैं, कौवा को बोलते हैं बुलबुल। बुलबुल। फौज लड़ पहले देहरी करते थे शायद, इसलिए दिल्ली हो गया। अच्छा, फौज लड़कों की जड़ें, कौन है भाई, फौज लड़कों की जड़ें क्यों न थरथरा पर। ये पढ़ो तो इसको जरा सा। फौज लड़कों की जुड़े क्यों न तड़ातड़ पत्थर पत्थर, ऐसी खबती को जो खाए है कड़ाकड़ पत्थर। तो किसकी मिसाल है ये? काफिया पैमाई। काफिया पैमाई। ठीक है। मजमून आफरीनी का पढ़ लीजिए एक शेर। उसने पोछा पसीना रोए आलम ताब का, बन गया रूमाल कोना चादरे महताब का। गुलबर्ग तर समझ के लगा बैठी एक चोच, बुलबुल हमारे जख्म जिगर के खुरंड को। चलिए, इस तरह आप समझ गए होंगे। अच्छा, रेख्ती भी है, ये शेर पढ़ लीजिए, दो शेर रेख्ती का। गए हैं मेरे घर में सब तुझको ताड़, किया करना रंगी इशारात रोज रंगी। जाग कौवा, तलाक सही बोला जायद ने, जाग कौवा को बोलते हैं। जागो बुलबुल एक साथ आता है शेर व शायरी। जाग व बुलबुल, जाग व बुलबुल। तो ये दबिस्तान दिल्ली तलाक और दबिस्तान लखनऊ हुआ। ठीक है। अब यहाँ कुछ हैं लखनऊ के, उनको आप देख लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें आपको मैंने ये बता दिया, ये सवाल आ चुका है। अब ये देख लीजिए, लखनऊ की शायरी मोहम्मद बाकर शम्स की किताब है। लखनऊ के चंद नामवर शुआरा सैयद सुलेमान हुसैन की, और इस पर किसी को काम करना हो दबिस्तान पर, तब यहाँ से उसको जो है कि मवाद मिल जाएगा। क्योंकि इनकी इतनी किताबों को उठाएगा तो इन किताबों में हवालात होंगे, उससे आगे बढ़ते चला जाएगा। लखनऊ के चंद नामवर शुआरा सैयद सुलेमान हुसैन की किताब है। लखनऊ का शेर व अदब, याद रख लीजिए, सैयद अब्दुल बारी की है। ठीक है, अच्छा, लखनऊ के शेर व अदब का मुआशरती व सकाफती पस मंज़र, वो दिल्ली का था, मोहम्मद हसन की किताब है, डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी की किताब, देख लीजिएगा। तो ये दोनों बातें हो गई। अब क्या पढ़ना है इस यूनिट में, इसके आगे अलीगढ़ इसी में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, ये दोनों एक साथ पढ़ना होता है, एक साथ पढ़ लिए। देखते हैं आगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज निसाब में नहीं है, लेकिन सवाल आता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। एक ये पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कल देखेंगे। चलिए इसको पढ़िए, तो ये बहुत अहम होगा, पढ़िए इसको, पढ़िए। तमहीद। हाँ पढ़िए। अंग्रेज शुमाली हिंदुस्तान में 1600 ईस्वी के आसपास तजारत के गर्ज से आए और धीरे धीरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का मंसूबा बना लिया। इसी मंसूबे के तहत 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में हिंदुस्तान में 2 अहम कॉलेज कायम किए गए। पहला फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता और दूसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास। इन दोनों कॉलेजों को कायम करने का मकसद अंग्रेज ओहदेदारों को उर्दू सिखाना था, लेकिन बस। फोर्ट सेंट रुक जाइए, चलिए पढ़िए। लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज को फोर्ट विलियम कॉलेज पर एक तरह की बर्तरी हासिल थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुंशी राइटर्स ही नहीं आते थे, बल्कि वकला और जजों की भी ट्रेनिंग होती थी। साथ ही फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज में उर्दू जुबान अदब के अलावा दीगर उलूम व फनून पर भी किताबें तसनीफ व तालीफ की जाती थी। नीज इस कॉलेज में दक्कनी जुबान अदब पर भी खासा काम हुआ। जेल में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के तमाम अहम पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू की गई। बस अब यहाँ देखिए, यही सवाल बन सकता है। नंबर 1 कि किस कॉलेज में जज और वकला की ट्रेनिंग होती थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज में। ठीक है, अब मकसद दोनों कॉलेज का एक था, दोनों कॉलेज को कायम करने का मकसद एक था, उर्दू कर अंग्रेज ओहदेदारों को उर्दू सिखाना। खूब ध्यान से पढ़िएगा, बस इसमें आप लोग इतना पढ़ लीजिए, 1-2 पैराग्राफ, बस ये हो जाएगा। पढ़िए यहाँ से। कॉलेज का क़याम राजा चंद्र। आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता है क्या? मैं पढ़ूंगी, आवाज आ रही है। आ रही है, रुकी, आप भी पढ़ी थी। और कोई? बिल्किस, गुलनाज, हेना, आरबीडी, सबा, सादिया, सारिया शाहीन और शबनम, जाहिद। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? अभी वो प्रोग्राम यही सुन रहा था कि वो उर्दू लोग पढ़ नहीं पाते, पता ना मकाला कैसे तैयार कर लेते हैं, यही सुन रहा था मैं। अरे बहुत अच्छा मौका है ये, गुलनाज आपको हंसी आ रही है, ये बहुत अच्छा मौका है। यकीनन पढ़कर सुनाना ये बहुत मुश्किल काम है, समझ गए? चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रही थी? पढ़िए वही। कॉलेज का क़याम राजा चंद्रगिरी से सालाना पटा पर चीनापटन मद्रास में हासिल की हुई जमीन पर 23 अप्रैल 1640 ईस्वी को बंद कोठी की तामीर शुरू हुई। इसकी बुनियाद दरअसल सेंट जॉर्ज डे पर रखी गई थी, इसलिए इस दिन की मुनासिबत से इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। ये कोठी 1643 ईस्वी में बनकर तैयार हुई।
राजा चंद्रगिरी ने जब अब्दुल्ला कुतुब शाह ने माजूल किया तो अंग्रेजों ने 1645 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह से फिर पटा की बाजाब्ता सालाना 1200 पगोड़ा पर तजदीद करवा ली। 1652 ईस्वी में मद्रास पट्टनम को अलहदा प्रेसिडेंसी बना दिया गया। 1959 ईस्वी में कारोमंडल साहिल और बंगाल की ये होना चाहिए 1600। 1659 ईस्वी में कारोमंडल साहिल और बंगाल की सारी कोठियां उसके मातहत कर दी गईं। मद्रास पट्टनम की जमीन हिंदुस्तान की जमीन पर अंग्रेजों की पहली मिल्कियत थी। उसको खरीद कर अंग्रेजों ने शहर मद्रास की बुनियाद नहीं डाली बल्कि अपनी हुक्मरानी की बुनियाद डाल दी। अच्छा फोर्ट रुक जाइए, सेंट जॉर्ज पता को क्या चला, रुक जाइए, 1645 यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास की तामीर के 2 साल बाद, 2 साल बाद कर रहे हैं 1645, तो क्याम कब हुआ ये देखिए 1643। चलिए पढ़ लीजिए इसको, एक पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ लीजिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास की तामीर के 2 साल बाद 1645 ईस्वी में पादरी फादर इब्राहिम ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के अंदर मद्रास के पहले पब्लिक स्कूल की बुनियाद डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी इब्तिदा में सिर्फ तिजारती अगराज के लिए कायम हुई। इस कंपनी को चलाने के लिए मुख्तलिफ ओहदेदार थे। इन ओहदेदारों में मुंशी के ओहदे को खास अहमियत हासिल थी। इब्तिदा में मुंशी के काबिलियत का मयार महदूद था, लेकिन इन्हें सिविल यानी किशोरी और मिलिट्री फौजी दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती थीं। 1647 ईस्वी के कानून के तहत मुंशियों का तकर्रुर 5 साल के लिए सालाना 10 पाउंड पर होने लगा। फिर इस मुद्दत को पूरा कर लेने के बाद इन्हें 3 साल के लिए सालाना 20 पाउंड पर दोबारा रखा जाता था। ये राइटर्स जो हिंदुस्तान पहुंच रहे थे वो मकामी जुबानों और हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से बिल्कुल बेगाना थे। इनकी तालीम व तरबियत का इंग्लिस्तान या हिंदुस्तान में कोई इंतजाम नहीं था। इसलिए मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मिस्टर जोसेफ किल्ट ने 1717 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्कूल यानी राइटर्स कॉलेज की बुनियाद डाली। इस तरह फोर्ट सेंट जॉर्ज स्कूल या राइटर्स कॉलेज कंपनी का वो पहला इदारा था जहां मुंशियों की तालीम का बाकायदा इंतजाम किया गया था। ये इदारा फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी के अहाते ही में चला गया। अहाते ही में बरसों कायम रहा और यही आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें बहुत से अदबी कारनामे अंजाम पहुंचे। अच्छा, मकसद वही था, उर्दू सिखाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर से।